हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास साइंस पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास है। इसके पहले की 2 क्लासेस अपलोडेड हैं, आप उनको जाके जरूर देखिएगा। खासकर प्रैक्टिस सेट की जो दूसरी क्लास है, यहाँ पे हम सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस किए हैं। साथ ही इनसे रिलेट करके और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी हमने पढ़ा है, तो आप ये क्लास जाके जरूर देखिएगा। बाकी आज की क्लास में हम सीटेट एग्जाम में आए महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपके एक प्रश्न के पढ़ने से लगभग 2 से 3 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी और चौथा है डी और ई। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना देखिए। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है ये कभी भी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे और जब हम अम्ल वर्षा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी गैसें होती हैं वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड में मेनली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में मेनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शन में है डी और ई, तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यतः अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करते, सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आप स्टेटमेंट को देखिए, जो अधातुएं होती हैं माना जाता है कि सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। और ये जो अधिकांश अधातुएं होती हैं ये अम्लों के साथ भी अपक्रिया नहीं करती हैं, यानी एसिड बेस प्रतिक्रिया में नहीं होती हैं, इनमें नहीं होती हैं। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस हैं, इनमें अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे ए भी सही है और बी भी सही है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है? त्वरण का, गुरुत्व बल का, विस्थापन का या गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जो एक गेंद को लिया है, उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंकता है, फिर वह गेंद अधिकतम ऊंचाई तय करने के पश्चात वो क्या करती है, उस व्यक्ति के हाथ में वापस आ जाती है। तो ऊपर के डायरेक्शन में जाते समय जो गति होती है और नीचे के डायरेक्शन में आते समय जो गति होती है, इस समय कौन सी राशि है जो कि जिसका मान समान बना रहता है, नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्वरण। माना जाता है कि त्वरण का मान भी हर समय समान होता है, लेकिन अगर जो हवा है, हवा का प्रतिरोध यहाँ पे नगण्य हो तब, अगर हवा का प्रतिरोध यहाँ पे नहीं लिया जाए तब जाके हम त्वरण का मान समान मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसीलिए त्वरण नहीं होगा। अगला है विस्थापन। विस्थापन देखिए, विस्थापन का मान समान नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई भी गेंद है, जब गेंद ऊपर जा रही है तो मान लीजिए ये 8 मीटर पर है, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और जब गेंद नीचे आ रही है तब मान लीजिए ये 3 मीटर पे है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब दोनों कंडीशन में विस्थापन समान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे विस्थापन का मान समान नहीं होगा। ऐसे ही गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य भी समान नहीं होता। जब ऊपर की तरफ जाती है गेंद, तो उस समय जो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है ऊपर की डायरेक्शन में जाते समय, और नीचे की डायरेक्शन में आते समय जो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य है ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मान भी असमान होता है, समान नहीं होता है। लेकिन जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल का मान हर समय समान होता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्व का बल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F=mg होता है। अब द्रव्यमान तो कहीं पे बदलता नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण भी कहीं पे नहीं बदलता है, तो इसीलिए जो गुरुत्वीय बल का मान है ये पूरे समय क्या होता है, एक ही बना रहता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक पिंड का रैखिक संवेग p है तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या होगी? p स्क्वायर m, 2p स्क्वायर m, p स्क्वायर 2m या pm? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे रैखिक संवेग p दिया है, द्रव्यमान m दिया है और गतिज ऊर्जा पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, और संवेग बराबर क्या होता है? p इक्वल टू mv। तो यहाँ पे हम v इक्वल टू निकाल सकते हैं ना, p बाई m। अब इस v के मान को हम कहाँ पे रख देते हैं? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m तो बना ही रहेगा और v के जगह पे क्या आ जाएगा? p बाई m आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 m और यहाँ पे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो 1 m से 1 m कट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यही संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन भी होता है, संबंध भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? मुर्गी, छिपकली, तितली मेढक, तितली मेढक मछली या मेढक मछली स्टारफिश? बताइए उन जंतुओं का समुच्चय बताना है जो कि बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। देखिए निषेचन दो तरीके का होता है, एक होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाह्य। और बाह्य निषेचन को वही जंतु दर्शाते हैं जो कि जलीय जीव होते हैं। मेनली जितने भी जलीय जीव होते हैं ये बाह्य निषेचन को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जैसे कि मेढक हो गया, मछली हो गया, ये क्या दर्शाते हैं? बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुर्गी जलीय जीव नहीं है, छिपकली जलीय जीव नहीं है, तो ये बाह्य निषेचन नहीं दर्शाएंगे। छिपकली, तितली ये दोनों जलीय जीव नहीं है, ये बाह्य निषेचन नहीं दर्शाएंगे। तितली में आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन नहीं होता, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेढक भी जलीय जीव है, मछली भी जलीय जीव है, स्टारफिश भी जलीय जीव है। ये मेनली क्या करते हैं? अपने अंडे को या एग को और स्पर्म को कहाँ छोड़ देते हैं? पानी में छोड़ देते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो जितने भी जलीय जीव होते हैं ये बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषक तत्वों के समुच्चय की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताने हैं कि इनमें से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, जिंक, लौह या फिर मैग्नीज? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए पौधों में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक होते हैं मैक्रो जिसको हम बहुल पोषक तत्व कहते हैं, और एक होते हैं माइक्रो जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब मैक्रो या बहुल पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जो कि अधिक मात्रा में जिनको प्लांट की आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट को कम मात्रा में जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये किस में आ जाएंगे? अधिक पोषक तत्व वाले या बहुल पोषक तत्व में आ जाएंगे। और सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आ जाएगा? तो इसमें आयरन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, मॉलिब्डेनम आ जाएगा, क्लोरीन और निकेल। ये क्या होते हैं? ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व ही पूछा है, तो पोटेशियम किस में आता है? बहुल में आता है, फॉस्फोरस बहुल में आता है, सल्फर बहुल में आता है, जिंक, लौह और मैग्नीज जो होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तर्क है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत। ए और आर दोनों गलत है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कथन जो दिया है कि रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? अपने ध्रुव पे घूम रही है, और पृथ्वी अपने ध्रुव पे कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसीलिए हमको ऐसा आभास होता है कि जो तारे हैं ये कैसे घूम रहे हैं? पूर्व से पश्चिम, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये आकाशीय वस्तुओं की प्रतिकृति गति होती है, जो कि पृथ्वी की जो परिचालन गति होती है ना, इसके जस्ट विपरीत होती है। तो यहाँ पे ए भी सही है, आर भी सही है, और ए क्या कर रहा है? आर क्या कर रहा है? ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे के जंग लगने के संबंध में सही है? यह लौह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अपक्रिया को शामिल करता है, यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, यह सामान्य ताप पर हो सकता है, और यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ए, बी, डी, बी और सी, ए और डी या ए, बी और सी? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले ये समझिए, जो लोहे का जंग लगना है ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए।
रखिएगा। अब देखिए लोह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अपक्रिया होती है, हाँ रासायनिक अपक्रिया होती है, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप लोहे का क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, लोहे का ऑक्साइड बनता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो हाँ, जो जो लोहे का ये जो ऑक्साइड बनता है इसमें ऊष्मा निष्कासित होती है, इसलिए हम कहते हैं कि यह क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। और ये सामान्य ताप पर भी हो सकती है। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। लेकिन जो लोहे पे जंग लगने की क्रिया है ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती। ये केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे डी इनकरेक्ट होगा। तो ए और बी और सी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित रॉड को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो क्या होता है, विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। उपरोक्त तीनों कथन में आपको बताना है कि अवलोकन कौन कौन से हैं और अनुमान कौन सा है। और अवलोकन और अनुमान क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे जो दिया है प्रयोग है, प्रयोग ये दिया है कि एक आप क्या लीजिए, न्यूट्रल विद्युतदर्शी लीजिए, यानी न्यूट्रल क्या लेना है आपको, इलेक्ट्रोस्कोप लेना है। क्या लेना है, इलेक्ट्रोस्कोप लेना है। अब इलेक्ट्रोस्कोप आप न्यूट्रल लीजिए, इसके पास एक ऋणात्मक आवेश वाली रॉड लाइए। अब इसमें छुआना नहीं है, सिर्फ पास लाना है। जब आप इसके पास लाएंगे ना तो ये जो है, ये जो इनकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है, सॉरी क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप इनकी जो दोनों पत्तियां हैं इसमें कैसा आवेश आ जाएगा, इसमें दोनों में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और समान आवेश आने के कारण ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के दूर फैल जाएंगी, क्योंकि हमको पता है कि जो समान आवेश होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। यहाँ पे है विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा ये विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी और इसको हम देख रहे हैं। जब हम इसको देख रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, अवलोकन में। किस में आएगा, अवलोकन में आएगा। दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, इसको भी हम देख रहे हैं तो ये भी अवलोकन में आएगा। लेकिन ऋणात्मक आवेश की जो विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, हस्तांतरित मतलब क्या होता है कि स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो ये क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो आवेश है इनको ट्रांसफर किया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं होता। आवेश ट्रांसफर तब तक नहीं होंगे जबकि ये टच ना हो, रॉड इलेक्ट्रोस्कोप से टच ना हो। लेकिन यहाँ पे हम टच नहीं कराए, सिर्फ क्या किए हैं, पास लाए हैं रॉड को, ऋण आवेशित रॉड को हम सिर्फ पास लाए हैं और बिना टच कराए आवेशों का स्थानांतरण नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या होता है, प्रेरण के द्वारा आवेश का पुनर्वितरण होता है, स्थानांतरण नहीं होता। तो ये क्या होगा, अनुमान होगा। यानी ए बी अवलोकन और सी क्या है, अनुमान। और ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वह परासरण के कारण फूल गई। तर्क है, पादप कोशिकाओं में चयनात्मक रूप से पारिगम्य कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन दिया है कि सूखी हुई किशमिश को जब हम पानी में, सादे पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, परासरण के कारण फूल जाती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्यों होता है, जल की सांद्रता के कारण। जो सादे जल की सांद्रता होती है ना, सादे जल की सांद्रता कैसी होती है, उच्च होती है। ठीक है, और जो किशमिश होती है, किशमिश में क्या पाया जाता है, किशमिश में शुगर, गाढ़ा शुगर पाया जाता है। तो यहाँ पे शुगर की सांद्रता उच्च होती है, लेकिन जो जल है, यहाँ पे जल की सांद्रता, वाटर की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अब हमको पता है कि जो परासरण की क्रिया होती है, या परासरण के नियम के अनुसार जो जल जाता है वो कैसा जाता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। इसीलिए सादा पानी किशमिश के अंदर जाता है और जिसके कारण किशमिश फूल जाती है। तो अभिकथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तर्क दिया है कि पादप कोशिकाओं में चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। पादप कोशिकाओं में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अंदर जाने देती है, लेकिन जो किशमिश के अंदर शुगर के बड़े पार्टिकल्स होते हैं इनको बाहर नहीं आने देती। तो ये सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर जाने देती है। अब क्योंकि परासरण की क्रिया किशमिश में होती है और परासरण की क्रिया के लिए चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्षैतिज मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे G इक्वल टू क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। क्या दिया है? G इक्वल टू यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है, या ऊपरमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान मास कितना दिया है डिब्बे का? 500 ग्राम दिया है। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 केजी हो जाएगा। और यहाँ पे जी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg होता है। तो यहाँ पे हम 0.5 का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? बल 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा? भार कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे एक है कि जो गुरुत्वीय बल कार्य करता है नीचे की ओर, वो भार के बराबर ही कार्य करता है। और जितना बॉक्स मेज पे बल लगाएगा, मेज भी प्रतिक्रिया के स्वरूप में बॉक्स में उतना ही बल लगाएगा। यानी अगर जो बॉक्स है, बॉक्स 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो मेज एक बल लगाएगा जिसको हम बोलते हैं अभिलंब बल, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लगता है। अभिलंब बल भी कितना लगाएगा? ये भी 5 न्यूटन का ही लगाएगा। तो यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं। एक कर रहा गुरुत्वीय बल जो कि 5 न्यूटन का, और एक काम कर रहा अभिलंब बल जो कि विपरीत दिशा में 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा। गुरुत्वीय बल नीचे की ओर, अभिलंब बल जो है ये ऊपर की ओर कार्य कर रहा। अब ये जो दोनों बल हैं ये क्या है? मान में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं, इसीलिए जो नेट बल हो जाएगा, नेट बल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? संतुलित बल। तो ये जो बॉक्स है इसमें एक संतुलित बल कार्य कर रहा है, संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा, जिस कारण से बॉक्स ना नीचे गिर रहा ना ऊपर जा रहा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्ष एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई को आपको बताना है। दूरदर्शक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, बहुरूपदर्शी अपवर्तन, परिदर्शी परावर्तन या परिदर्शी प्रकीर्णन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स की जगह कौन सा यंत्र आ जाएगा और वाई की जगह कौन सा सिद्धांत आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं दूरदर्शक। तो दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप जो होता है ये दूर की वस्तुओं को देखने का काम करता है, ये इर्द गिर्द कोने में देखने का काम नहीं करता। और ये परावर्तन के सिद्धांत पे बस नहीं काम करता, बल्कि परावर्तन के साथ साथ ये अपवर्तन के सिद्धांत पर भी काम करता है। तो ये तो होगा नहीं। जो बहुरूपदर्शी होती है, बहुरूपदर्शी ये रंग बिरंगे चीज़ों को देखने का काम करती है। क्या करती है? जो रंग बिरंगे चीज़ें हैं उनको देखने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है। परिदर्शी जो होता है, परिदर्शी ये इर्द गिर्द कोने में देखने में उपयोग किया जाता है और ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि इसमें 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2 समतल दर्पण का उपयोग इसमें किया जाता है और ये रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। और इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पनडुब्बी में। किसमें किया जाता है? पनडुब्बी या फिर सबमरीन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। परिदर्शी तो ठीक है, लेकिन प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाना। परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत को फॉलो करता है, प्रकीर्णन का नहीं। ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स और वाई हो सकता है? बिटुमेन कोलतार, कोलतार चारकोल, चारकोल बिटुमेन या फिर कोलतार बिटुमेन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे दिया है कि एक्स और वाई दोनों क्या हैं? गाढ़े काले द्रव हैं, या फिर यहाँ पे हम तेल भी ले सकते हैं। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और कोयले के सड़क के सरफेसिंग में यूज किया जाता है, और वाई कोयले से व्युत्पन्न है और सड़क के सरफेसिंग में यूज किया जाता है। तो जो एक्स है ये पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और गाढ़े काले रंग का तेल है, ये किसकी डेफिनेशन है? बिटुमेन। बिटुमेन क्या होता है? पेट्रोलियम से व्युत्पन्न होता है और गाढ़े काले रंग का तेल होता है जो कि सड़क के सरफेसिंग में यूज किया जाता है। ऐसे ही वाई क्या है? कोलतार। कोलतार भी कोयले से व्युत्पन्न होता है, काले रंग का तेल होता है जो कि सड़क के सरफेसिंग में यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषक के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो उर्वरक होते हैं ना, इनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है एज कम्पेयर टू खाद के, ठीक है। और जो उर्वरक होते हैं ना, ये डायरेक्ट रूप से प्लांट को इफेक्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट रूप से प्लांट को पोषक तत्व पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जो खाद होती हैं, इसमें पोषक तत्व आने में, इसको सड़ने में, इसमें समाप्त होने में और समृद्ध पोषक तत्व समृद्ध होने में काफ़ी समय लग जाता है। जबकि उर्वरक क्या होते हैं, ये कम समय में डायरेक्ट प्लांट को पोषक तत्व पहुंचाते हैं। इसीलिए खाद की अपेक्षा उर्वरक के पोषक तत्व के संबंध में उर्वरक को ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं? गेहूं में घुन लगना, सिट्रस टैंकर, भित्ति की पीत सिरा किरमिरी। बताइए ए और बी होगा, केवल बी होगा, बी और सी होगा या केवल सी होगा? बताइए। यहाँ पे देखिए जो गेहूं का घुन लगना है, गेहूं का जो कीट रोग है, ये किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवकों के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। वहीं पे सिट्रस कैंकर रोग जो होता है, ये वास्तव में किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। भिंडी के जो पीत सिरा किरमिर रोग होता है, ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ना कि किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। तो यहाँ पे जीवाणु के कारण होने वाला सिर्फ एक ही रोग है, सिट्रस टैंकर, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर, जो कि प्रत्येक 1/3 ओम 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वह है 2/3 ओम, 8/9 ओम, 1 ओम या फिर 1/9 ओम। बताइए। तो बताइए 3 प्रतिरोधों के बीच में हम अंतर कब निकाल सकते हैं? जब उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ें और समांतर क्रम में जोड़ें। जब हम दोनों क्रम में जोड़ते हैं तब जाके हम उनके प्रतिरोधों के बीच अंतर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे आर टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 तीनों का प्रतिरोध का मान क्या दिया है? 1/3 ओम दिया है। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ओम हो जाएगा। इसको जब आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कट होगा, 1 ओम आ जाएगा। अब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 1/R टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 3/1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 × 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस 1 × 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 × 3/1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या है? 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है नीचे। ये कुल मिला के क्या आ जाएगा? 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम। अब 3 ओम 3 ओम 3 ओम जुड़ेंगे तो यहाँ पे 1/R टोटल इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा? आ जाएगा 9 ओम। कितना निकल के आ जाएगा? 9 ओम निकल के आ जाएगा। लेकिन ये 1/R निकला है। अगर हमको R निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। और अब हम अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच अंतर निकालते हैं। तो एक क्या है? ये अधिकतम प्रतिरोध है, माइनस 1/9 क्या है? ये न्यूनतम प्रतिरोध है। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये देखिए 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 - 1 यानी 8/9 ओम यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों के बीच का अंतर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सिवाय किसके? अतिसंकुलता, सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा डालने के, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के या नई किस्म उत्पन्न करने के। अब सबसे पहले ये बताइए, प्रश्न का आंसर बताने से पहले, बीज प्रकीर्णन होता क्या है? बीज प्रकीर्णन को हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? बीजों का अपने पेरेंट से, मान लीजिए ये क्या है? पेरेंट प्लांट है। अब यहाँ पे बीज बने तो ये अपने पेरेंट से जाके दूर कहीं
कहीं स्थापित हों और वहाँ पे उग जाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। अब ये किसके माध्यम से फैल सकता है, तो हवा के माध्यम से फैल सकता है, ठीक है, और पानी के माध्यम से, ये जानवरों के माध्यम से फैल सकता है। जैसे हवा के माध्यम से रुई के जो बीज होते हैं वो फैलते हैं, पानी के माध्यम से नारियल के बीज फैलते हैं, ठीक है, नारियल के बीज फैलते हैं, वहीं पे जानवर के माध्यम से अमरूद फैलता है। तो ये क्या है, सीड डिस्पर्सल है। अब सीड डिस्पर्सल किसमें फायदा करता है, सिवाय एक को छोड़ के। तो अति संकुलता मतलब क्या होता है, अति संकुलता मतलब होता है ओवर क्राउडिंग। क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होता है। तो ये जो सीड डिस्पर्सल है ये ओवर क्राउडिंग में मदद नहीं करता, ये ओवर क्राउडिंग को कम करता है। तो ये क्या है, लाभ नहीं है, एक प्रकार का हानि है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने में, अब देखिए सभी बीज क्या है, एक जगह के बजाय दूर दूर जाके फैल जाएंगे, तो ना सूर्य के प्रकाश की कमी होगी, ना एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको खनिज लवण चाहिए, तो प्रतिस्पर्धा कम होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का लाभ है। नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में, तो ये नए आवास में जाते हैं, नई जगह पे जाके उगते हैं और नई नई जगहों पे फैल जाते हैं, तो ये भी लाभ है। नई किस्में उत्पन्न करने में, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लाभ है। बीज दूर जाके नई जगह पे उगेंगे, इससे इनके पौधे की नई जगह पे नए पौधे उत्पन्न होंगे, पौधे में नई किस्में उत्पन्न होंगी, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लाभ है, सिर्फ अति संकुलता को छोड़ के। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है, इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है, इससे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है, या इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो न्यूटन का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ये जो साइंटिफिक थ्योरी है, ये कम धारणाओं में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और घटनाओं की व्याख्या करता है। जैसे कि मान लीजिए सेब नीचे गिरा, सेब नीचे क्यों गिरा, ये न्यूटन के सिद्धांत से पता चलता है। पृथ्वी अपने ओर हमको आकर्षित क्यों करती है, यानी ग्रेविटी फोर्स के बारे में न्यूटन के सिद्धांत से पता चला। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, और इसके चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रही है। तो ये हमको कैसे पता चला, न्यूटन के सिद्धांत से ही पता चला, ठीक है, किसके सिद्धांत से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से ही पता चला। ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, सन है, इसके चारों तरफ जो ग्रह है, ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो ये भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही पता चला। कुल मिला के ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में ऑब्जर्वेशन यानी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। धारणाएं कम हैं लेकिन बहुत सारी ऑब्जर्वेशन या डेफिनेशन के बारे में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए। S1 है रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। S2 है रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। कूट है, S1 व S2 दोनों सही हैं। S1 सही, S2 गलत, S1 गलत और S2 सही, S1 व S2 दोनों गलत। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले S1 दिया है कि रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। क्या है, संश्लिष्ट तंतु है, यानी सिंथेटिक फाइबर है। कैसा है, सिंथेटिक फाइबर है। अब इसको हम रेयॉन को बताइए क्या सिंथेटिक फाइबर मानते हैं। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ें तो रेयॉन को हम सेमी सिंथेटिक फाइबर मानते हैं। कैसा मानते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्राकृतिक सेल्यूलोज का भी उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, प्राकृतिक सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है जो कि पेड़ों के छालों पे पाया जाता है। लेकिन ठीक है, तो इसीलिए कहीं कहीं पे इसको सिंथेटिक फाइबर भी रखा जाता है, सिंथेटिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए हम इस S1 को क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। S1 को क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो क्या ये बताइए सही है, रेयॉन को अभी हमने देखा है कि किसके प्रयोग से बनाया जाता है, सेल्यूलोज के उपयोग से बनाया जाता है। किसके, सेल्यूलोज यानी लकड़ी के गूदे या फिर दूसरे पौधों से प्राप्त जो सेल्यूलोज होता है, इनके उपयोग से रेयॉन को बनाया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक कच्चे माल ही होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग किया जाता है, इसलिए S2 क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे S1 तो करेक्ट है लेकिन S2 क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बार बार आपके सीटेट एग्जाम में रिपीट हुए हैं और यहाँ पे ये जो प्रश्न हमने पढ़े हैं, ये प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, आपके सिलेबस से बनते हैं, प्लस सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन से भी बनते हैं। इसीलिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है,
फिर आपको नए क्वेश्चन भी पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो नए क्वेश्चन होते हैं ना, ये पढ़ने की हैबिट दिलाते हैं। आप क्वेश्चन समय में पढ़ पाएंगे और समय में प्रश्नों का आंसर भी कर पाएंगे। इसीलिए आप नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए, जो कि हम इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के माध्यम से करने वाले हैं। नए प्रश्न और पुराने प्रश्न, दोनों प्रश्नों की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ आप ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस पढ़ लेते हैं, तो आपके साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी, इसकी गारंटी है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।